वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 19 जून 2021 और 19 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे वीडियो जो कि जनवरी से लेकर अब तक अपलोड हुए वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बीपीएससी जैसे एग्जाम की अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर्स जो होता है ये लगभग 1 से 1.5 साल का, यानी कि 12 से लेकर के 18 माह के करंट अफेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे ध्यान रखिए, ये जनवरी से लेकर अब तक आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, आप इसे रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। 67वीं बीपीएससी के लिए ये आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स की क्वालिटी आपको बेहतर तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप जाइए सारे वीडियो को देखिए, इसे आप रोजाना देखने की आदत बनाइए। ये रोज सुबह अपलोड होता है चैनल पर, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में आई आरटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड इलाज हुआ है, कोविड का इलाज हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में कुल 19 लोगों का कोविड इलाज हुआ है, कोविड संक्रमण का इलाज हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे आप डिटेल में जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपको याद होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिखते समय आपके दिमाग पे जोर पड़ता है और आप चीज़ों को याद कर करके लिखते हैं। जब आप दिमाग पे जोर देते हैं तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर जरूर क्या कीजिए। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, लेकिन यहाँ पे जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, सभी लोग यहाँ पे दोहराइए। ये 1 माह तक मैं आपको इसलिए बताता हूँ, जब आप चीज़ों को देखेंगे आपकी नज़र से जो सारी चीज़ें गुजरेगी वो आपको याद हो जाएगा। तो सभी लोग दोहराएं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 1 जून को जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इसका थीम है इस वर्ष 2021 का पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, और इसका जो थीम है 2021 का ये है विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा, साइकिल की लंबी उम्र और परिवहन के सरल, टिकाऊ और किफायती साधन। ये 2021 का थीम है। और उसके बाद यहाँ पे 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और उसके बाद 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। और उसके बाद 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इस वर्ष का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और उसके बाद 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इसका थीम है 2021 का महासागर जीवन और कल्याण। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और है 9 जून, और 9 जून को बलिदान दिवस मनाया गया, जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया गया। और 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस मनाया गया, जो कि लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया है, 11 जून 2021 को। और फिर यहाँ पे आगे है 12 जून, तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। और 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो थीम है G7 शिखर सम्मेलन 2021 का, ये टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली, ये 2021 का थीम है। उसके बाद है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस, और इसका 2021 का थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। और 14 जून ये है विश्व रक्तदाता दिवस। और 15 जून को देखिए यहाँ पे विश्व रक्तदाता दिवस का थीम है 2021 का गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये 2021 का थीम है। और उसके बाद है 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और फिर यहाँ पे 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस भी 18 जून को मनाया जाता है। और आज है 19 जून, और 19 जून को विश्व सौहार्द दिवस मनाया गया। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे, जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा। देखिए जो प्रमुख दिवस, तिथियां और थीम वाला जो सेक्शन है, ये आपके किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से कन्फर्म रहिए कि आपका 1 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। अगर दिवस से भी पूछा जाएगा तो 1 नंबर बनेगा, और थीम से भी पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपका बीपीएससी परीक्षा में कन्फर्म है। तो जनवरी से लेकर के अब तक मैंने जितने भी आपको प्रमुख दिवस और थीम बताए हैं वो सारे को यहाँ पे आप नोट कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं पहले प्रश्न को, एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा हुई है? किस देश में?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोरोना नियमों को उल्लंघन को लेकर के बहरीन में बिहार निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और साथ ही 3 साल की सजा भी हुई है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में बहरीन में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर बिहार निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि वे पिछले 8 वर्षों से बहरीन में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं और वे मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिला के निवासी हैं। प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसे बहरीन में ये सजा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस योजना के तहत जो भी फलदार पौधे होते हैं उन्हें लगाने पर यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा इसमें अनुदान दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन की योजना के तहत ये किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं कि बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार फलदार पौधों जैसे कि आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया किसानों को पौधे लगाने और उनकी देखरेख के लिए अलग से राशि दी जाएगी और एक किसान कम से कम 8 कट्ठा और अधिकतम 1 हेक्टेयर पर आम का बगीचा लगा सकता है और प्रति हेक्टेयर 50,000 के प्रोजेक्ट पर 3 किस्त में राशि व्यय होगी और ये प्रदान किया जाएगा। और इसमें पहले वर्ष में 60% यानी कि 30,000 रुपया अनुदान मिलेगा। तो ये सारी जानकारी जो डेटा है ये आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो जो भी अपडेट होता है, जो भी मतलब करंट घटनाएं होते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप नोट कीजिए। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जैसा ही सहूलियत मिले आप वैसा कीजिए, लेकिन जरूर इसे पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न होगा कि हाल ही में 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई है। तो 18 जून 2021 को बिहार में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की 134वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। तो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी व बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की 134वीं जयंती 18 जून 2021 को मनाया गया है। वे बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। और उस वक्त यहाँ पे आगे वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, तथा उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो चंपारण सत्याग्रह था ये 3 कठिया प्रणाली पर आधारित थी। महात्मा गांधी ने यहाँ पे सफल सत्याग्रह, जो कि सविनय अवज्ञा का सफल सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो यहीं से चंपारण से किया था। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। प्रथम उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि अभी हाल ही में 18 जून 2021 को इनका 134वीं जयंती मनाई गई है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ये सारे फैक्ट को आप याद रखिए। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 600 लाइक। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर आगे बढ़ाइए। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन बात आई है बिहार की। तो बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो ये मैप में देख सकते हैं बिहार की स्थिति है और बिहार की राजधानी लेकिन राजधानी से पहले मैं आपको यहाँ पर चौहद्दी बता दूं। तो बिहार की जो चौहद्दी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो बिहार राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केवल एक देश है नेपाल जिसके साथ बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वहीं पर अगर राज्यों की बात किया जाए तो कितने राज्यों के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है, तो 3 राज्यों के साथ, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। ये आप ध्यान रखिएगा। और आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना। राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और राजभाषा में बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा है उर्दू। और बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, लेकिन ये विभाजन से पहले यानी कि झारखंड का जब विभाजन हुआ था उससे पहले ये सीटें थी 96, ये भी ध्यान रखिएगा। और विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य जाट जाटिन, कजारी, पानवरिया और विदेशिया प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप जो इस इमेज में देख रहे हैं ये 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष है, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारे फैक्ट यहाँ से आप ही याद रखेंगे। और यहाँ पे मैंने चर्चा किया था बिहार का मतलब बंटवारा का झारखंड
झारखंड के साथ। तो ये बंटवारा जो हुआ था, मतलब ये जो विभाजन हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को संपूर्ण बिहार का 46% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, ये बाबूलाल मरांडी थे। ये भी फैक्ट यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न के हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पर है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में सबसे शीर्ष पर जो है ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस लिस्ट के बारे में ये आखिर है क्या, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता यानी कि ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% के साथ शीर्ष पर है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इस लिस्ट में भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ये भी मतलब सर्वेक्षण का मतलब ये डाटा जारी किया गया, जिसके आधार पर 66% के साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रथम स्थान पर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 66% के साथ ऊपर है, और उसके बाद द्वितीय स्थान पर है प्रधानमंत्री जो कि इटली के प्रधानमंत्री है मारियो द्राघी जो कि 65% के साथ ये दूसरे स्थान पर है। उसके बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लेपोच ओब्राडोर जो कि 63% के साथ ये तीसरे स्थान पर है। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 53%, और उसके बाद 8वें स्थान पर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कि 44% के साथ ये 8वें स्थान पर है। उसके बाद 13वें स्थान पर है जापानी प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा और ये 29% के साथ, यानी कि इस रिपोर्ट में ये 13वें स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जगह का थोड़ा सा अभाव था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे डिटेल को ऐड नहीं कर पाया। इससे रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट ये भी हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो सारे फैक्ट को मैंने पेड वाले PDF में डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पे है जगह, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह का बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया। तो पेड वाले PDF में देखिएगा, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण अभी हाल ही में IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विषय पर आयोजित किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 16 जून 2021 को भारत की अध्यक्षता में IIT बॉम्बे में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर आयोजित किया गया। ये वर्चुअली आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वर्चुअली आयोजित किया गया, जो 16 जून 2021 को आयोजित किया गया IIT बॉम्बे में। ये 13वां संस्करण था। अब यहाँ पर आगे है कि इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ अगले 3 दिनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ ई मोबिलिटी और आजीविका विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी जुड़ी जानकारी है, यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स की बात आई है तो ब्रिक्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप यही याद रखिए कि ये 13वां संस्करण है, जो कि IIT बॉम्बे में भी मतलब कि आयोजित किया गया। ये वर्चुअल माध्यम से 16 जून 2021 को आयोजित किया गया है। चलिए ब्रिक्स यानी कि BRICS, तो ब्रिक्स जो है ये उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि संघ का नाम है। और इसके आगे लिखा गया इसके घटक राष्ट्र यानी कि घटक जो देश है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो ये याद रखिएगा। B से ब्राजील, R से रूस और I से भारत यानी कि इंडिया और C से चीन और S से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये BRICS का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इन्हीं देशों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षरों यानी कि BRICS से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे आगे पॉइंट में लिखा गया है कि इसकी स्थापना यानी कि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसके 5 सदस्य देश हैं। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता है। जब इसकी स्थापना हुई थी ये केवल 4 देशों के साथ ही हुई थी, तो उस समय इसका नाम था ब्रिक। जब 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या फिर नव औद्योगिक देश है, नव औद्योगिकृत देश है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसे R5 के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन 5 देशों की जो मुद्रा का नाम है ये R5 से शुरू होता है, तो इसलिए इन्हें R5 में मतलब कि संगठन भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से ब्रिक्स से संबंधित याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टेट PCS एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो भी संगठन का यहाँ पे चर्चा होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उस चीज़ को आप नोट कीजिए, उसे समझिए, उसे याद कीजिए, ये निसंदेह ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान सिद्ध हो सकता है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न है कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा हाल ही में जारी सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु हथियार हैं? तो सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत के पास अगर परमाणु हथियार की बात किया जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 156 हथियार है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बता दूं कि हाल ही में जारी सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार चीन, भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, भारत और पाकिस्तान बहुत ही तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार में विस्तार कर रहा है, यानी कि इसे बढ़ा रहा है। और इस बात यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इस ईयरबुक के अनुसार भारत के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 165 और चीन के पास अनुमानित 320 से 350 परमाणु हथियार शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि वर्तमान में रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं, यानी कि पूरे विश्व में मिलाकर अगर बात किया जाए तो रूस और अमेरिका के पास टोटल 90% परमाणु हथियार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी जो बातें कही गई है सिपरी ईयरबुक 2021 में कहा गया, जो कि अभी हाल ही में ये मतलब कि प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए भारत में अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्विटर। आप सभी को पता है कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच अभी हाल ही में बहुत ही विवादित बयान आया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ये ट्रेंडिंग में था पूरा एकदम से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपको राइट आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा ट्विटर। आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में नए आईटी नियमों को लेकर के ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद के बीच ट्विटर ने मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत सरकार ने फरवरी 2021 में नए आईटी नियमों की घोषणा की थी, जिसे कि 25 मई को लागू किया था। और जिसके अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल आदि जैसी तकनीकी कंपनियों को भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया था। जिसके बाद से यहाँ पर जो ट्विटर का जो रवैया था वो उस तरह का नहीं था, तो यहाँ पर डेट आगे बढ़ाया गया था, इसमें मतलब कुछ दिन का छूट भी दिया गया था, जिसके बाद से अब ये काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब अनुपालन करते हुए ट्विटर ने भारत में ये मतलब कि अपना अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। बात आई यहाँ पर ट्विटर की, तो ट्विटर से संबंधित मैंने आपको एक प्रश्न पहले कुछ दिन पहले बताया था। आई होप कि आपको ये प्रश्न याद होगा। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न था कि कौन ऐसा देश है जिन्होंने देश में ट्विटर को बैन होने के बाद भारत का जो ट्विटर विकल्प है जिसका नाम है कू, तो कू में आधिकारिक तौर से शामिल हुआ है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे कू पे अपना अकाउंट बनाया है, आधिकारिक अकाउंट। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को डेली वॉच करते हैं, तो आपको इसका आंसर याद होगा। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो इसका सही आंसर करते हैं। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सिनेमा के किस वयोवृद्ध अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंद्रशेखर वैद्य। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अब आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय सिनेमा के वयोवृद्ध अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर वैद्य का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने काली टोपी, लाल रुमाल, बारादरी, स्ट्रीट सिंगर और रुस्तम ए बगदाद जैसी फिल्मों में काम किया था। और उन्होंने 1954 में औरत तेरी ये कहानी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है, वे रामानंद सागर के टीवी सीरियल जो था, टीवी जो सीरीज था रामायण में आर्य सुमंत का रोल अदा किया था। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं आर्य सुमंत का रोल ये अदा किए थे, जो कि रामानंद सागर द्वारा रचित ये टीवी सीरियल था रामायण। ये भी बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है कि वे 1985 से 1996 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे। तो ये भी बात यहाँ से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। ये इनका नाम है चंद्रशेखर वैद्य, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा हाल ही में आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो लॉन्च किया गया, ये अर्जुन मुंडा के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। ये आखिर है क्या? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। किसी भी जो मतलब पोर्टल जो लॉन्च होता है, कोई भी योजना होती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखेगा इस योजना का जो उद्देश्य है, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है, यह है कि देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। और फिर यहाँ पे आगे है कि आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है, ताकि आदिवासी समुदायों का उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आदिवासी समुदाय का उत्थान के लिए मेन रूप से ये मतलब इसका ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो भी हाल ही में केंद्रीय मतलब कि जनजातीय मामलों के ये मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्जुन मुंडा।
चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को साइंस रिपोर्ट यानी कि यूएसआर प्रकाशित किया गया है। ये कितने वर्ष बाद प्रकाशित होता है? तो यूएसआर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रकाशित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में यूनेस्को साइंस रिपोर्ट यानी कि यूएसआर का नवीनतम संस्करण 11 जून 2021 को प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि यह हर 5 साल में एक बार प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है कि यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक रिपोर्ट है और इस पर प्रत्येक संस्करण में भारत पर एक अध्याय शामिल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस नवीनतम संस्करण में भारत पर अध्याय है सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि जो कि तिरुवनंतपुरम के निदेशक प्रोफेसर सुनील मनी द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस नवीनतम संस्करण में भारत पर अध्याय है सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, और यहाँ पे आगे लिखा गया है जो कि तिरुवनंतपुरम के निदेशक प्रोफेसर सुनील मनी द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए जो कि यूनेस्को साइंस रिपोर्ट के अनुसार है। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 11वां प्रश्न। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और यह परियोजना 590 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का उन्नयन करेगी जो कि तमिलनाडु में चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच पड़ने वाले 32 जिलों में से 23 जिलों को कवर करेगा। ये आंकड़े जो है, ये डाटा जो है, ये आपको याद रखना है, जो कि तमिलनाडु में चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच पड़ने वाले 32 जिलों में से 23 जिलों को ये कवर करेगी। और यहाँ पे जो मतलब ये दूरी होगा ये 590 किलोमीटर होगा इसका दूरी। और इसके लिए जो ऋण का जो समझौता किया गया है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के साथ, ये 484 मिलियन डॉलर का मतलब ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का मतलब कि एक हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने तथा शिकायत दर्ज कराने के कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 155260। ये हेल्पलाइन नंबर अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 लॉन्च किया है, जारी किया है। ये आप याद रखें। अब यहाँ पे आगे है कि इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की मदद से शुरू किया गया है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किसकी मदद से शुरू किया गया है? तो यह आपको याद रखना है, ये गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की मदद से शुरू किया गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित देश के सभी बड़े बैंक, भुगतान बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां भी सहयोग कर रही है ताकि उसको भी मतलब इस तरह का फ्रॉड का मतलब सामना न करना पड़े। इसी लिहाज से मतलब ये लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो गृह मंत्रालय के द्वारा ये मतलब कि लॉन्च किया गया ये नंबर को, ये नंबर आप याद रखिए 155260। इस पर आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रॉड का कॉल आता है, मेरे पास तो आते रहता है, ठीक है, मेरे पास ईमेल वगैरह कॉल वगैरह आते रहता है, तो आप लोग भी अगर कोई अनचाहा जो लिंक आता है उस लिंक पे कभी भी आप लोग मतलब क्लिक मत किया कीजिए। जिस पर भी संदेह हो, व्हाट्सअप पे खास करके ज़्यादा होता है, व्हाट्सअप पे आपको डेली मिलता होगा, मुझे तो डेली मिलता है, मुझे डेली समझिए कि 5 से 7 मेल ऐसा होता है या फिर व्हाट्सअप पे आता है जिसपे कि मतलब एकदम से फ्रॉड होता है, उसको देख के ही लगता है ये डुप्लीकेट है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वेबसाइट का जो URL होता है, URL का जो कलर होता है वो हल्का आपको ग्रीन कलर का दिखेगा और URL के बगल में आप देखते होंगे वहाँ पर एक लॉक का निशान होगा। जब आप वो लॉक को देखते होंगे तो समझिए कि वो जो मतलब कि कनेक्शन है आपका, जो वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं वो मतलब सिक्योर है। अगर आपको वहाँ पर लॉक का निशान नहीं दिखे बल्कि कुछ और निशान दिखे तो समझिए कि आप जिस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं वो आपका सिक्योर नहीं है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था NTPC वाले एग्जाम में कि जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो वेबसाइट का URL होता है वो किस कलर का होता है? तो ये ग्रीन कलर का होता है। एक्चुअली में पूरी तरह ग्रीन नहीं होता लेकिन ग्रीन कलर का ये होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए राज्य के लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का घोषणा की है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कल वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, पूरी तरह डिटेल में बताया हूँ। इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट करके बताइए। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जाइए, आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं।
अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहां पर जाके इसे मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह का पीडीएफ आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ये पीडीएफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो मेहनत का आप लोग फायदा उठाइए और इसे केवल 100 रुपये में परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ। ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देखिए, जो चीज़ें महंगी मिलती है वही अच्छी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। महंगी चीज़ें अच्छी हो सकती है लेकिन जो सस्ती होती है वो बेकार नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीज़ों को परखिए, ठीक है। चीज़ों को परखिए, समझिए, देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम आपको बेकार चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है जो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने के बावजूद यहाँ पे 1000 से अधिक मेंबर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए, इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप भी इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।